अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर 10.2 के साथ हम इस वक्त हाज़िर हैं और इस वक्त हम ये लेक्चर आपके सामने पेश कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो मैंने देखा कि क्लास में असाइनमेंट सबमिट करने वाले बच्चे बहुत कम हैं, शायद 10 स्टूडेंट्स ने सबमिट किया, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं किया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि जिन बच्चों ने असाइनमेंट अब तक सबमिट नहीं किया उनकी डेफिनेटली मैं एब्सेंट मार्क करूंगा और ये उनके स्कॉलरशिप पे असरअंदाज होगा। तो आप लोगों से ये मैं रिक्वेस्ट ही कह लें कि आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करें, लेक्चर वॉच करें, 10.1 लेक्चर वॉच करें। अब लेट ही सही लेकिन उसे सबमिट कर दीजिए, ठीक है, ताकि मैं उस पर आपकी प्रेजेंट लगा दूं, ठीक है। तो आप ये समझ के अगर नहीं सबमिट कर रहे हैं कि अब लेट हो गया है तो एब्सेंट तो मार्क होगी, तो ऐसा मैंने अभी नहीं किया है। लेक्चर वॉच करें। असल मकसद आपको सिखाना है। टाइमलाइन इसलिए दी जाती है कि आप यकीन रहे कि हम जब आपको एक टाइम एलोकेट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए तो आप उसमें ये अपनी करने का काम ज़रूर कर लें। बहरहाल लास्ट टाइम जो हमने बात की थी स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की थी, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है और वो प्रैक्टिकली देखा ये गया है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि तस्वीर साफ नज़र, अब सही नज़र आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। अच्छा, अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक स्प्रिंग है और इस पर आप लोड लगाएं यानी कि स्ट्रेस अप्लाई करें तो लेंथ में इजाफा होगा। आप मज़ीद स्ट्रेस बढ़ाएंगे तो लेंथ में और इजाफा हो जाएगा। तो लेंथ में जो इजाफा होता है पर यूनिट लेंथ में, उसे स्ट्रेन कहते हैं आप, और जो लोड आप अप्लाई करते हैं उसे आप स्ट्रेस कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। इसे सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं, इसे एप्सिलॉन से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इस साइन को यहाँ से हटाऊँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन को, तो इक्वल एंड कांस्टेंट आ जाएगा और आगे आ जाएगा ई यानी एप्सिलॉन। और अगर मैं ये एप्सिलॉन और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर ये इसे इधर ले आऊँ तो यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड और ये आ जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ से ये जो कांस्टेंट होता है इसे कांस्टेंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसे y से ज़ाहिर किया जाता है और y को कहते हैं यंग्स मॉडुलस। तो यही इसकी डेफिनेशन है, यंग्स मॉडुलस। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ अ सॉलिड इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है जी। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या उर्फ़ आम में, आम ज़बान में इस और इसका नाम यंग्स मॉडुलस है। अच्छा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका पूरा नाम है और इसे आम अगर आप ज़बान में कहना चाहें तो यंग्स मॉडुलस भी कह सकते हैं। ये रेशो होता है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा, ये किसी भी सॉलिड का आपको अगर यंग मॉडुलस पता हो तो इससे ये बात पता चल जाती है कि वो कितना हार्ड होगा या कितना सॉफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर किसी का यंग्स मॉडुलस बहुत ज़्यादा है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो एक सख्त सॉलिड होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो एक फंडामेंटल डेफिनेशन है। तो आज का जब असाइनमेंट आप लिख रहे होंगे तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग डालेंगे यंग्स मॉडुलस, फिर उसकी ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं डेफिनेशन मुझे ऊपर लिखनी चाहिए थी लेकिन मैंने लेक्चर स्टार्ट वहाँ से कर दिया। तो पहले नंबर पे आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा और डेफिनेशन लिखने के बाद दूसरे नंबर पे आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा ना, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फिर उसके बाद ये यहाँ तक ले आइएगा। इसके आगे जब आप कंटिन्यू करेंगे यानी यहाँ तक आप लिख लेंगे तो इसके बाद थर्ड
मज़ीद आप सॉल्व करते हैं तो एज y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू यानी यंग मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब मैं यहाँ वैल्यूज़ रख देता हूँ। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रेस की वैल्यू होती है फोर्स अपॉन एरिया, और एप्सिलॉन यानी स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या है, चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट लेंथ, चेंज इन यूनिट लेंथ ऑफ अ सॉलिड। तो अब मैं इस डिवाइड को अगर क्रॉस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, एफ ए क्रॉस एल ऊपर चला जाएगा और डेल्टा एल नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड को मैंने क्रॉस कर दिया तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा ना। और यहाँ से अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। अच्छा, अब यूनिट इसकी क्या बनेगी, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसका यूनिट बनाने के लिए इनकी वैल्यूज रखता हूँ। फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन, लेंथ का यूनिट आएगा मीटर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, चेंज इन लेंथ का यूनिट मीटर, ये कैंसिल हो गए तो क्या आ गया, न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है इसका यानी यंग्स मॉडुलस का। क्लियर, यहाँ तक बात आपको समझ में आती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी सॉलिड्स की। अब हम आ जाते हैं लिक्विड्स की। अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल्स भी दिए हुए, कोई फ़ायदा नहीं है उनका। नॉर्मली यंग्स मॉडुलस के और स्ट्रेस और स्ट्रेन के न्यूमेरिकल्स फाइनल एग्जाम का हिस्सा नहीं होते हैं, लेकिन यूनिट्स हमें पता होने चाहिए कि स्ट्रेस का यूनिट क्या है, स्ट्रेन का यूनिट क्या है, यंग मॉडुलस का यूनिट क्या है। तो लेक्चर जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके जहन में रहे, यंग्स मॉडुलस की हेडिंग डालेंगे, नंबर 1 इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन लिखने के बाद ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे, मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ तक लेके आएंगे, उसके बाद इसमें वैल्यूज़ रख देंगे। वैल्यूज़ ये नंबर 3 मैंने डाल दिया यहाँ पे ना, y इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, और उसके बाद इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे, और वैल्यूज़ लिखने के बाद ये देखें आप इसे सॉल्व करते हुए इस फार्मूला तक लाएंगे। ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला है। इसके बाद यूनिट इसका डिफाइन कर देंगे, यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, स्ट्रेस का यूनिट भी यही होता है। इसलिए क्योंकि यूनिट से स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस में डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जहाँ भी यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी जाती है वहाँ साफ लिखा जाता है कि द यंग मॉडुलस ऑफ अ सॉलिड इज डैश, यानी उसका नाम लिखा जाता है पूरा। ऐसे नहीं है कि किसी वैल्यू को दे दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और फिर हमसे ये उम्मीद लगाई जाए कि हम खुद से ये तय कर लेंगे कि ये यंग्स मॉडुलस है या स्ट्रेस है। ऐसी बात नहीं है, बाकायदा नाम लिखा हुआ आता है एक एग्ज़ाम में, अगर पेपर भी हो तो उसमें। न्यूमेरिकल्स इसके नहीं होते, अब तक की जो फिज़िक्स है उसमें नॉर्मली न्यूमेरिकल्स इसके नहीं होते थे, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स पे कंसंट्रेट नहीं किया। लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल आपके असाइनमेंट में है, आपके होमवर्क में, आप इसे लिख के मुझे ना दें, लेकिन आपके पास ये न्यूमेरिकल्स हुए हैं आपकी बुक में। और ये देखें, ये एग्जाम्पल दी है 10.1। अच्छा, ये मेरे पास ना जो फिज़िक्स लैब में स्टैंड होता है मैं वो उठा के लाया हूँ, तो इसमें दोनों पेज एक साथ दिखाना पॉसिबल नहीं होता। ये देखें, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ मेटालिक बार इज़ 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, इट्स लेंथ इज़ 50 सेंटीमीटर, फोर्स ऑफ 10,000 न्यूटन स्ट्रेचेज इज बाय 0.25 सेंटीमीटर, फाइंड द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा, अब इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1/1 का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर को क्रॉस कर देना, 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। ये इन्होंने नीचे करके भी दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आपने घर पे अब ये एग्जांपल पेज नंबर 153 पर सिर्फ इसे देख लेना है, एक दफ़ा इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और मुझे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आनी चाहिए। फाइनल एग्ज़ाम में नॉर्मली इस किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं होते, इसलिए मैं इसे अलग से इस वक्त नहीं कर रहा, इसमें हमारा बेकार का टाइम लगता है। अच्छा, अब यंग्स मॉडुलस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स उन्होंने दे दिए, ये टेबल 10.1 बना दिया इन्होंने। ये देखें, एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस ये है 7 10 की पावर 10। नीचे अगर आप आएँ ब्रास यानी पीतल वगैरह, तो ये 13.1 यानी उससे ये ज़्यादा है। और नीचे आएँ तो कॉपर की 11.5 10 की पावर 10, ये सब 10 की पावर 10 में दिए हुए ना। इसमें अगर वैल्यूज़ देखें, सबसे ज़्यादा 7 13 11 19 1 20, ठीक है। और 20 के बाद 14 और ये 36, देख रहे हैं, ये 36 सबसे ज़्यादा जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है वो होती है किसकी, टंगस्टन की। इसका मतलब कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल होता होगा। तो यानी कि यंग्स मॉडुलस से हमें आइडिया होता है कि कौन सा मटेरियल ज़्यादा हार्ड है, कौन सा कम हार्ड है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो अब सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। नंबर 1 स्ट्रेस, नंबर 2 स्ट्रेन, नंबर 3 यंग्स मॉडुलस। अच्छा, इसके बाद आगे अगर कुछ है भी
तो अच्छा हुक्स लॉ इन्होंने दिया हुआ है ना, तो इस पे अच्छा हुक्स लॉ की बात करते हैं। ये देखें एग्जांपल 10.2, ये भी इन्होंने स्ट्रेस और स्ट्रेन के हवाले से दी है। एक दफ़ा इसे पढ़ लीजिए, घर पे इसे सॉल्व कर लीजिए, मुझे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व हुई है। ये आपके लिए असाइनमेंट, ताकि आपको पता हो कि ये कैसे होता है। इसके बाद एग्जाम्पल 10.3 दी हुई है, ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड है, पूरी सॉल्व की हुई है इन्होंने। यहाँ देखें अगले पेज पर, यहाँ ये पूरी सॉल्व हुई है। आराम से इसे देखिएगा, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने आगे मेंशन किया हुक्स लॉ। अच्छा हुक्स लॉ कहते हैं कि भाई, अच्छा हुक्स लॉ का हमने एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है ना, अगर आपके जहन में हो। देखें ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया था, स्प्रिंग था, उसके साथ हमने वेट्स लगाए थे। वेट पहले एक स्लॉटेड वेट लगाते हैं, स्प्रिंग खिंच जाता है, फिर एक और लगाते हैं और खिंच जाता है। स्प्रिंग में आप स्लॉटेड वेट लगाते जाते हैं, 5 वेट्स हमने लगाए थे, 100 ग्राम तक लगाए थे, स्प्रिंग खिंचता चला गया था। और एक्सटेंशन हमने, उसका जो पॉइंटर था ऐसे इस जगह पर ऐसे एक पॉइंटर लगा हुआ था, ठीक है, और आगे स्केल था। तो हमने स्केल पे रीड कर लिया था कि ये कितने सेंटीमीटर्स का एक्सटेंशन हो रहा है। यानी हुक्स लॉ का एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म करके रखा हुआ है। बाय डेफिनेशन क्या है, आपने हेडिंग डालनी है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ, अच्छा क्या है, ये हेडिंग बनेगी हुक्स लॉ अप्लाई टू हेलिकल स्प्रिंग। अच्छा ये अप्लाई टू हेलिकल स्प्रिंग चाहे तो आप लिखें, चाहे तो ना लिखें, चले मैंने काट दिया इसको। क्या बन गया, हुक्स लॉ। पेज 156 की बात हो रही है, ये लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। और ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अच्छा ये नज़र आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा जूम करूं, ये थोड़ा मैंने बढ़ाया है इसे, हाँ अब क्लियर हो गया थोड़ा सा है। पेज आपके सामने है, आपके पास बुक मौजूद है। टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। टेंशन याद है, वो जो वेट हम लटकाते हैं ना, उसे आप कहेंगे टेंशन। तो यानी कि अगर आपके जहन में है ये स्प्रिंग, ये पॉइंटर, ये नीचे टेंशन। अच्छा मैं इस पे जब कोई वेट लगाऊं तो स्प्रिंग खिंच जाएगा। अच्छा मैं ज़्यादा वेट लगाऊं फिर क्या होगा, स्प्रिंग ज़्यादा खिंच जाएगा। मैं और ज़्यादा वेट लगाऊं और ज़्यादा खिंच जाएगा। यानी मैं जितनी जितनी टेंशन इंक्रीज़ करता जाऊंगा, यानी वेट बढ़ाता जाऊंगा, उतना उतना खिंचाव बढ़ता जाएगा। टेंशन से मतलब एफ और एक्सटेंशन से मतलब एक्स, यानी खिंचाव से मतलब लेंथ का में जो इजाफा हो रहा है उसका मतलब एक्स। तो एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स। तो आपने क्या करना है, पहले तो आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के बाद आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन इफ एफ स्टैंड्स फॉर टेंशन एंड एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सटेंशन, देन एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एक्स, ठीक है। अच्छा अब ये वाला निशान हटेगा तो इक्वल एंड कांस्टेंट आएगा, इक्वल एंड कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट यहाँ के है। अच्छा मुसीबत ये है कि फोर्स किसी एक तरफ इंक्रीज़ होती है। अच्छा एक्सटेंशन किसी एक तरफ इंक्रीज़ होता है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास स्प्रिंग है ये, तो मैं अगर इसको खींच लूँ इस तरफ तो एक्स इंक्रीज़ होगा इस तरफ, और जो फोर्स इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगी वो इस तरफ होगी। इसे कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो मैं अब ज़रा जो आपको बता रहा था उसे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये मैं ज़रा सा बाहर आ जाऊँ जूम आउट करके। तो पहले तो हेडिंग डालें आप हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक restoring force in a solid is directly proportional to the extension produced in it। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक स्प्रिंग बंधा हुआ है और आप इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी खिंचाव प्रोड्यूस करते हैं, असल जगह से इसे थोड़ा सा दूर हटा देते हैं किसी भी तरह खींच के,
तो ये जो x आपने इंक्रीज़ किया इस तरफ, इसकी वजह से स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स एग्जिस्ट होगी इस तरफ। रीस्टोरिंग फोर्स होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी असल पोजीशन में कायम रखना चाहती है। तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। मैं कह रहा था कि x इस तरफ बढ़ रहा है और फोर्स इस तरफ बढ़ रही है, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ माइनस लगेगा। ये मुझे बुक में नज़र नहीं आया इसलिए मैंने फिर यहाँ लिखा है। अभी मैं बुक में से जब चाह रहा था कि आप लिख लें तो मुझे उसमें नज़र आया कि ये माइनस उसमें मिसिंग है, तो मैंने इसलिए इसे यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो अब आप बुक में से ये नहीं लिखिएगा, हुक्स लॉ यहीं से लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब F इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ये माइनस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। F इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है K माइनस एक्स। F इज अच्छा, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये है इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। बस यहाँ तक आप लिख देंगे, ये काफ़ी है, हुक्स लॉ, ठीक है। और इस इक्वेशन में हमने F इज इक्वल टू, अच्छा ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये तो माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन के लिए लगा हुआ है, इसको आमतौर पे नहीं लगाया जाता, तो हम कह सकते हैं कि F अपॉन एक्स इज इक्वल टू के होगा, यानी कि हमेशा कांस्टेंट होगा। और हमने फाइनल वो जो लैब की थी हमने, उसमें आप देखें तो उसमें मैंने आपको 3 कॉलम्स बनवाए थे, ठीक है, याद है आपको, ऐसे कॉलम्स बने हुए थे उसमें यहाँ था लोड, यहाँ था एक्सटेंशन और यहाँ था के, यानी ये F इसका नाम रखा था, इसका नाम हमने X रखा था, तो F ओवर X। और ये हम देख रहे थे कि ये कांस्टेंट आ रहा था, और यही मतलब है इसका कि F ओवर X जब भी किसी सॉलिड का लेंगे तो हमेशा वो एक कांस्टेंट आएगा, जिसे कि हम रिस्टोरिंग फोर्स या रिस्टोरिंग कांस्टेंट कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसे अगर आप डिफ़ाइन करें तो ये यंग्स मॉडुलस कहलाता है। तो बहरहाल ये सारी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं सॉलिड्स की, और इस पर भी उन्होंने न्यूमेरिकल्स दिए हुए 10.4 एग्जाम्पल दी हुई है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी टिपिकल सी एग्जाम्पल्स, मैं अगर चाहूँ तो ये भी करवा दूँ, लेकिन इसमें टाइम बहुत लगता है, फ़ायदा कुछ नहीं है, ये फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आता है। ये देखें, ये पेज 157 के ऊपर आपको दी हुई है, ठीक है। छोड़ देना है, इसको स्किप कर देना है। समझने के लिए आप चाहें तो घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वैसे असाइनमेंट के तौर पे मुझे नहीं देना है। तो असाइनमेंट में आपने जो मुझे देना है वो क्या है, एक तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन, इसका पूरा ये जो लिखा हुआ है ये नीचे तक पूरा लिख के और इसका यूनिट डिफाइन करना है, और उसके बाद आपने हुक्स लॉ लिखना है, हुक्स लॉ का पूरी डेफिनेशन लिखनी है, और यहाँ तक इसको सॉल्व करके यहाँ लिखना है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड हुक्स लॉ और नेगेटिव साइन शोज अपोजिट डायरेक्शन, बस यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। ये हुक्स लॉ हो गया। इसके बाद हमें बात करनी है लिक्विड्स की, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की, तो ठीक है। तो लिक्विड्स में एक प्रॉपर्टी तो है प्रेशर, ठीक है। लिक्विड्स में पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रेशर। प्रेशर क्या चीज़ है? अच्छा, वो जो सॉलिड्स हैं उसमें यही डेफिनेशन स्ट्रेस कहलाती है, और लिक्विड्स में यही डेफिनेशन प्रेशर कहलाती है, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड प्रेशर। यानी कि प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या बनेगा इसका, न्यूटन ऊपर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे आ, यानी एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन। ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसे कहते हैं पास्कल। तो यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। पास्कल ने कोई काम किया होगा इसमें ज़रा लिक्विड्स पर, इसलिए उनको थोड़ा सा रिगार्ड देने के लिए प्रेशर का जो यूनिट है उसे पास्कल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिक्विड्स हैं इनकी मज़ीद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से एक तो है बायोंसी, और उसी पर रिलेटेड है पास्कल्स लॉ भी है इसमें, और अर्शमिडीज प्रिंसिपल भी है, और वगैरह वगैरह, और एप्लीकेशन ऑफ
पास्कल्स लॉ भी हैं। अच्छा, पास्कल लॉ क्या है? बायोन्सी वगैरह हम पढ़ते हैं थोड़ी देर में। पहले क्योंकि बुक में पहले पास्कल लॉ उन्होंने दिया हुआ है तो मैं पहले पास्कल लॉ डिस्कस कर देता हूँ। पास्कल लॉ क्या है? फ़र्ज़ करें कि अच्छा मैं ये पहले आपको एक डायग्राम दिखा दूँ। एक वैसल है, एक सुराही है, ये आ गई, ठीक है। ये पास्कल्स लॉ भी लिखा हुआ है। पेज आपकी बुक में अगर आएंगे आप तो ये है 162, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जूम कर लूँ इसको, ये नज़र आ रहा है आपको? ये ज़्यादा ही जूम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये दिखाइए उन्होंने एक वैसल है, ठीक है। अच्छा, फ़र्ज़ करो कि ये सुराही है, इसमें मैंने 4 चैम्बर्स निकाल दिए ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने ड्रॉ नहीं करूँ तो शायद ये मेरी बात समझ में नहीं आएगी, तो ये मैं इधर ही ड्रॉ कर देता हूँ। मेरे पास ये इस वक्त ये जो पेज है ये अकलौता पेज है। रात के तकरीबन 3 बज रहे हैं, सहरी होने वाली है। आज 27वें रोज़े की शब है, ठीक है। और ज़ाहिर है कि शब की भी मसरूफ़ियात होती हैं और ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है। अब इस वक्त मेरे पास पेज नहीं है, ख़त्म हो गए थे और मैं भूल गया लाना आज, तो मेरे पास पेजेस नहीं हैं, इसलिए मैं मज़ीद अब कोई काम करते हुए ये सोच रहा हूँ कि यार पेज ख़त्म हो जाएंगे। आपका लेक्चर भी तकरीबन 21 मिनट हो गए, तो चंद सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, ये एक मैंने शीशे का गिलास लिया, इसमें 4 चैम्बर्स बना दिए, ठीक है। इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया और ये चैम्बर ऊपर दे दिया, यहाँ से भी ये चैम्बर दे दिया, ठीक है। वो आपने देखिए सिरिंज जो इंजेक्शन लगाते हैं जिससे, ठीक है, उसमें ये जो पिस्टन लगा होता है, मैंने ये लगा दिया इधर, ये इधर लगा दिया है और ये इधर लगा दिया है, ठीक है। ये 4 पिस्टन लगा दिए। अब फ़र्ज़ करते हैं कि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, कोई शरबत भर दिया है भाई अपने, हैं, इंजेक्शन भर दिया है। अब अगर इधर से इस वाले पिस्टन को मैं दबाऊं नीचे की तरफ, ये तो पानी जो है, अब ये जो पानी है इसके अंदर, ये जो लिक्विड है, अब वो तो इतना ही है ना। अब मैं ऊपर से दबाऊं तो बताओ ये वाला पिस्टन हटेगा, ये वाला हटेगा या ये वाला हटेगा? 1 2 3, कौन सा वाला पिस्टन हटेगा? तो अगर मैं इस पिस्टन 0 वाले को नीचे करूं तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा या ये आगे जाएगा, ये सब आगे जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये है कि जब किसी एक तरफ से आप प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये सारे पिस्टन अपनी अपनी जगहों से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो ये ऑब्ज़र्व किया था पास्कल ने और उन्होंने यहाँ से रूल दिया था के लिक्विड, जो भी प्रेशर आप किसी लिक्विड पे अप्लाई करें वो उसे इक्वली हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर देता है, हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर देता है। तो क्या बात है इसकी पास्कल लॉ की डेफिनेशन अगर आप देना चाहें तो क्या देंगे कि अकॉर्डिंग टू पास्कल, अच्छा ये खुद लिख लीजिएगा भाई, अकॉर्डिंग टू पास्कल मैं लॉ लिख रहा हूँ, लिक्विड्स transmit their pressure equally in all directions। क्या कहोगे? पास्कल लॉ क्या है? लिक्विड्स ट्रांसमिट देयर प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, हर डायरेक्शन में ट्रांसमिट कर देते हैं ये प्रेशर, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ की हेडिंग बनेगी। ये हम पढ़ रहे हैं लिक्विड्स की हेडिंग डाल के, उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स है ये, और उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी प्रेशर से रिलेटेड ये लॉ, पास्कल्स लॉ, ठीक है। लिक्विड ट्रांसमिट देयर प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये पूरा लिखना है। लिखने के बाद हम एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में कर लेंगे, क्योंकि आदतन मैं 24 मिनट से ऊपर लेक्चर नहीं करता, क्योंकि फिर वो डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।